नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द को समझने की कोशिश करेंगे जो आजकल ऑनलाइन बहसों में किसी हथियार से कम नहीं है, और वो शब्द है अंधभक्त। पर क्या ये सिर्फ एक गाली है, या ये हमारी पॉलिटिक्स की किसी गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ये सारी कहानी शुरू हुई रेडिट पर पूछे गए एक बहुत ही सीधे से सवाल से। कोई अंधभक्त है या नहीं, ये आखिर तय कैसे होता है? सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, और आज के पोलराइज्ड माहौल को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। रेडिट पर जिस जवाब को सबसे ज़्यादा लोगों ने सही माना वो ये था: अगर किसी को अपनी विचारधारा में एक भी कमी नहीं दिखती और दूसरों की विचारधारा में एक भी अच्छी बात नहीं मिलती, तो वो एक अंधभक्त है। मतलब ये परिभाषा उस मानसिकता की बात कर रही है जो किसी भी तर्क या सबूत से परे बस एक तरफा समर्थन करती है। तो ये तो हो गई ऑनलाइन दुनिया की बात, लेकिन ये शब्द ये आया कहाँ से? इसकी जड़ें असल में धर्म से जुड़ी हैं, लेकिन आज ये राजनीतिक लड़ाई का एक बड़ा हथियार बन चुका है। आइए देखते हैं कैसे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख के मुताबिक भक्त शब्द का असली मतलब तो श्रद्धालु होता है, लेकिन जब इसी भक्ति के आगे अंधा लग जाता है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। तब ये बन जाता है अंधभक्त, यानी एक ऐसा कट्टरपंथी जिसे अपनी आस्था के आगे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। और पॉलिटिक्स में इसी शब्द को अब एक ताने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, जैसे ही ये शब्द इस्तेमाल होता है तो पलटकर जवाब भी फौरन आता है। एक रेडिट यूजर ने पूछा, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो भी अंधभक्त हुए? ये दिखाता है कि ये इल्जाम किसी एक तरफा सड़क जैसा नहीं है, बल्कि इसे दोनों तरफ से एक दूसरे पर फेंका जाता है। एक और यूजर ने तो इस बात को और भी साफ साफ कह दिया, अरे ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, ये हर पार्टी पर लागू होता है। असलियत तो ये है कि लोग ये बात पचा ही नहीं पाते कि वो अपनी पार्टी के लिए भी ठीक यही काम कर रहे हैं। तो इससे ये तो साफ है कि ऑनलाइन दुनिया ये मानती है कि ऐसी अंधी आस्था किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है। लेकिन क्या सच में चुनाव सिर्फ इन्हीं कट्टर समर्थकों या कहें कि अंधभक्तों से जीते या हारे जाते हैं, या कहानी कुछ और है? पॉलिटिकल साइंस की एक थ्योरी कहती है कि असली ताकत किसी और के ही हाथ में है। ये कहानी उन वोटरों की है जो किसी पार्टी के पक्के समर्थक नहीं होते, लेकिन चुनाव का नतीजा वही तय करते हैं। और यहीं पर टाइम्स ऑफ इंडिया का वो लेख एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। वो ये कि असली गेम चेंजर भक्त नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा दूसरों का समूह है। ये वो लोग हैं जो किसी भी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। ये वो वोटर हैं जो अपना वोट उम्मीदवार के काम और उस समय के माहौल को देखकर देते हैं। अब अगर ये बात थोड़ी थ्योरी जैसी लग रही हो तो दिल्ली के चुनाव के नतीजे देख लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। 2020 के स्टेट इलेक्शन में बीजेपी को 38.5% वोट मिले थे, लेकिन 2024 के नेशनल इलेक्शन में उन्हीं दिल्ली के वोटरों ने बीजेपी को 54.3% वोट दिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 53.6% से सीधा गिरकर 24.17% पर आ गया। जाहिर है पक्के समर्थक तो दोनों ही चुनाव में थे, लेकिन ये वो दूसरों का समूह ही था जिसने नेशनल और स्टेट के मुद्दे पर अपना मन पूरी तरह से बदल दिया। तो हमने ऑनलाइन बहस देखी और ये भी देखा कि असल में वोट कौन तय करता है। पर जब ऑनलाइन की ये कड़वाहट जमीन पर उतरती है तब क्या होता है? इंडिया हेट लैब की एक रिपोर्ट के आंकड़े हमें ऑनलाइन अपमान और जमीनी हकीकत यानी हेट स्पीच के बीच का खतरनाक कनेक्शन दिखाते हैं। आगे जो हम देखने वाले हैं वो इसी रिपोर्ट से लिया गया है। ये रिपोर्ट इंडिया हेट लैब ने तैयार की है, जो वॉशिंगटन डीसी का एक रिसर्च ग्रुप है और भारत में नफरत और कट्टरता पर नजर रखता है। इस रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा और सच कहूं तो चौंकाने वाला आंकड़ा है वो ये है: 2024 में भारत में हेट स्पीच की 1165 वेरीफाइड घटनाएं रिकॉर्ड की गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाता है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि ये आंकड़ा बड़ा है, बात ये है कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में 668 घटनाएं थीं, जो 2024 में बढ़कर 1165 हो गईं। मतलब सिर्फ एक साल के अंदर 74.4% का उछाल। ये ट्रेंड वाकई में बहुत चिंताजनक है। तो सवाल उठता है कि इन नफरती भाषणों का निशाना कौन था? डेटा यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। 1165 में से 1050 घटनाएं सीधे सीधे मुस्लिम विरोधी थी। ये कुल घटनाओं का लगभग 90% है। रिपोर्ट के मुताबिक बाकी की घटनाएं भारत की दूसरी सबसे बड़ी माइनॉरिटी यानी ईसाइयों या फिर दोनों के खिलाफ थीं।
और ये नफरत फैला कौन रहा है? रिपोर्ट के जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत सीधी सीधी बात करते हैं। पहली बात, लगभग 80% घटनाएं उन राज्यों में हुई जहां बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सरकार है। दूसरी, करीब 40% नफरती भाषण सीधे राजनेताओं ने दिए। और तीसरी और सबसे अहम बात, टॉप 10 हेट स्पीच देने वालों में से 6 राजनेता थे। ये पॉलिटिक्स और हेट स्पीच के बीच एक सीधा और परेशान करने वाला लिंक दिखाता है। तो ये तो हो गई भारत की तस्वीर, लेकिन जो कुछ यहाँ हो रहा है, क्या वो बस यहीं तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम देखेंगे कि भारत की ये सिचुएशन डिजिटल दुनिया में चल रहे एक बहुत बड़े ग्लोबल इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा कैसे है। ISPR के एक लेख के अनुसार दुनिया भर में अब एक नई चीज देखने को मिल रही है, जिसे कहते हैं सरकार प्रायोजित ऑनलाइन ट्रोलिंग। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जब सरकारें जनता की राय बदलने के लिए, विरोध को दबाने के लिए और अपना एजेंडा चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑनलाइन हरासमेंट और झूठी खबरों का इस्तेमाल करती हैं। और देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, इसकी एक पूरी जर्नी रही है। इंटरनेट जब शुरू हुआ था तो लगा था कि सब अपनी बात कह पाएंगे। फिर आया सोशल मीडिया का दौर, जिसने हमें इको चैम्बर्स में बांट दिया, जहां हमें सिर्फ अपनी जैसी सोच ही सुनाई देती है। 2016 के आसपास हमने देखा कि कैसे झूठी खबरों के अभियानों ने दुनिया के बड़े बड़े चुनावों पर असर डाला। और आज ये प्रोपेगेंडा कई देशों की नेशनल स्ट्रैटेजी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। तो हमने शुरू किया था एक ऑनलाइन गाली अंधभक्त से, और बात पहुंच गई ग्लोबल इन्फॉर्मेशन वॉर और ज़मीनी हेट स्पीच तक। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस डिजिटल दौर में भक्ति, बहस और खतरनाक भाषण के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? और जब वो लाइन पार हो जाती है तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।